औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और आज हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे जो लास्ट हमने इंसिडेंट के बारे में बात की थी, एवरग्रीन पेपर मिल के बारे में, जिसके अंदर एक हॉट वर्क के दौरान में आग लग गई थी। अब हमने पूरा इंसिडेंट समझ लिया था कि इंसिडेंट किस तरह से हुआ है और जो केमिकल सेफ्टी बोर्ड है यूएसए का, उसने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की और कुछ सेफ्टी इश्यूज़ को हाईलाइट किया और साथ में कुछ की लेसन्स थे फॉर दी इंडस्ट्री, जिसको हम देखेंगे ताकि कोशिश करेंगे हमारे एरिया में ये हादसा इस तरह से ना हो। तो जो सेफ्टी इश्यूज़ उन्होंने हाईलाइट किए, पहला हॉटवर्क सेफ्टी था। हॉटवर्क सेफ्टी में जो पहली जो चंद चीज़ें थी वो ये थी कि इलेक्ट्रिकल हीट गन जो थी, जो यूज़ हुई है अंदर फ्लेमेबल रेजिन को का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो उसने जब वो हीट गन उस फ्लेमेबल रेजिन के अंदर गिरी है तो उसकी वजह से वो जो रेजिन था वो अपने फ्लैश पॉइंट या ऑटो इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंच गया और इसी वजह से आग लग गई। तो ये चीज़ इनको नहीं करनी चाहिए थी। दूसरा, जो ब्लास्को था वो इस चीज़ को रिकग्नाइज़ ही नहीं कर सका कि जो कहना चाहिए हैज़र्ड वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल हीट गन एक कन्फाइंड स्पेस के अंदर लेकर आ रहे हैं और ये सोर्स ऑफ इग्निशन है क्योंकि उनके पास अंदर रेजिन मौजूद था। और इस चीज़ का उन्होंने कभी भी ना तो हैज़र्ड को एनालाइज़ किया, ना ही इस चीज़ को उन्होंने एवरग्रीन कंपनी की मैनेजमेंट को बताया और ना ही जो रेमकॉर जो डाउन टावर में काम कर रहे थे उन लोगों को भी इसकी इन्फॉर्मेशन उन्होंने नहीं दी। और जो एवरग्रीन की इंटरनल पॉलिसीज़ थी वो डिफाइन करती थी हॉटवर्क को कि एनी एक्टिविटी दैट कुड सर्व एज अ सोर्स ऑफ इग्निशन, कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि सोर्स ऑफ इग्निशन का बाइस बने तो वो हॉटवर्क के ज़ुमरे में आती है। और इस चीज़ को जो कहना चाहिए जो कॉन्ट्रैक्टर थे, एवरग्रीन के जो कॉन्ट्रैक्टर थे, उनकी ओरिएंटेशन मटेरियल के बारे में बहुत लिमिटेड थी और वो इस डेफिनेशन को सही तौर पे नहीं अंडरस्टैंड कर सके और वो समझते रहे कि जनाब सिर्फ हम बर्निंग कर रहे हैं, कोई वेल्डिंग है, कटिंग की एक्टिविटी है या ब्रेजिंग की एक्टिविटी है, तो उसी को वो हॉटवर्क समझते थे। और किसी भी ऐसी कन्फाइंड स्पेस के अंदर कोई जहाँ पे फ्लेमेबल भी मौजूद है और वो हीट गन को लेकर जाना और उसको वहाँ पे रखना, वो ये बिल्कुल नहीं समझ रहे थे कि ये एक सोर्स ऑफ इग्निशन के तौर पे भी काम आ सकता है, सोर्स ऑफ इग्निशन प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये एक हॉट वर्क सेफ्टी कंसर्न था जो उन्होंने पहला रेज किया था। दूसरा जो था प्री जॉब प्लानिंग था, जो कि टेम्परेचर था, जैसे हमने बात की थी, वो ठंडा था और रेजिन के लिए जो है थोड़ा सा टेम्परेचर हॉट होना चाहिए था, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था ताकि उसकी ये जो पुअर परफॉर्मेंस आई थी वो ना आती। और एक और चीज़ जो थी प्री प्लानिंग, उन्होंने इस चीज़ का भी आइडिया नहीं किया प्री प्लान करते हुए कि अगर ये रेजिन प्रॉपर्ली काम नहीं किया, वेदर का कोई इफेक्ट आया, तो उनके पास वहीं पर बाहर जो है ड्रम हीटर्स मौजूद थे और उन ड्रम हीटर्स के अंदर वो इस रेजिन को गर्म कर सकते थे और उसके बाद उसको टावर में लेके जा सकते थे लिमिटेड क्वांटिटी में। तो इस तरह से वो उस हैज़र्ड को बहुत हद तक आइसोलेट कर सकते थे और जो कि उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनकी अच्छी सी प्री प्लानिंग नहीं हुई थी इस जॉब के लिए। तो ये भी एक कहना चाहिए इशू था जिसकी वजह से आग को लगने में और बढ़ने में बहुत मदद मिली। इसके अलावा जो वर्क था वो उन्होंने डे में अगर परफॉर्म कर लेते ज़्यादा बेहतर होता, उन्होंने नाइट में परफॉर्म किया। तो ये सारी एक्टिविटीज़ बता रही हैं कि प्री जॉब प्लानिंग उनकी बेहतर नहीं थी। इसी तरह से कन्फाइंड स्पेस सेफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो एवरग्रीन, ब्लास्को या रिमकॉर्ड जो है वो जो अपफ्लो में काम हो रहा था और जो डाउन फ्लो में टावर में काम हो रहा था वो उसको सेपरेट और इंडिपेंडेंट कन्फाइंड स्पेस के तौर पे ले रहे थे। जबकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो उसका अपफ्लो टावर है और डाउन फ्लो टावर है दोनों ऊपर क्रॉस सेक्शन से मिले हुए हैं, तो एक्चुअली बाय नेचर दोनों एक ही कन्फाइंड स्पेस थी और इसके अंदर ये लोग काम कर रहे थे। तो उनको इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए था कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो दूसरे लोग इससे अफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन वो उसको दोनों को सेपरेट कन्फाइंड स्पेस के तौर पर ले रहे थे। फिर इसके बाद जो ब्लास्को था कि जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो कहना चाहिए उनको कन्फाइंड स्पेस एंट्री को टर्मिनेट करना चाहिए था जैसे ही उसके एम्प्लॉयज़ जो हैं उस कन्फाइंड स्पेस के अंदर इस हीट गन को लेकर आ गए थे। क्योंकि जब आपके पास फ्लेमेबल मटेरियल मौजूद है कन्फाइंड स्पेस के अंदर और आप सोर्स ऑफ इग्निशन को भी अंदर लेकर आ रहे हैं, तो एक्चुअली उसी वक्त इनको इस कन्फाइंड स्पेस एंट्री को ख़त्म कर देना चाहिए था, रोक देना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ये काम भी नहीं कर पाए। फिर उनकी कोऑर्डिनेशन बिल्कुल भी नहीं थी। जैसे मैंने पहले बताया था ये साइमल्टेनियस वर्क था और दो कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे काम कर रहे थे, दोनों की थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंट जॉब्स थी, लेकिन दोनों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी। उन्होंने आपस में किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की कि हम कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, हमने क्या काम किस तरह से करना है। तो ये भी एक वजह थी कि जब यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रिकल गन को अंदर इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद उसी से आग लग गई और तमाम स्मोक और फ्लेम जो है वो सेकेंड टावर में पहुँचा और वहाँ जो लोग थे वो उनकी डेथ हो गई।
इसी तरह से ब्लास्को जो था उन्होंने इफ़ेक्टिवली इवेल्यूएट भी नहीं किया कि फ्लेमेबल मटेरियल जो था उसका क्या हैज़र्ड है जो कि उस अपफ्लो टावर के अंदर मौजूद है। तो इसके साथ आखिरी जो चीज़ थी कि एवरग्रीन जो है उन्होंने भी इस चीज़ को इंश्योर नहीं किया कि उनकी जो इमरजेंसी रिस्पांस की टीम है वो वहाँ पर स्टैंड बाय की कंडीशन में खड़ी रहे, ताकि जो अपफ्लो टावर के बाहर, ताकि फ्लेमेबल मटेरियल अंदर मौजूद है और कन्फाइंड स्पेस भी है, खुदा न खास्ता कोई भी मसला होता है तो फ़ौरन से उनको सिक्योर किया जा सके, और अगर आग भी लग जाती है तो फ़ौरन से उसको एक्सटिंग्विश किया जा सके। तो ये एवरग्रीन जो कंपनी थी उसके मैनेजमेंट ने भी इस चीज़ को प्रॉपर्ली टेकअप नहीं किया, यानी कि अगर हम सिंपली कहें तो कन्फाइंड स्पेस की सेफ्टी को उन्होंने भी इग्नोर किया। और जो कम्बस्टिबल कम्बस्टिबल मटेरियल जो था वेसल कंस्ट्रक्शन का, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्योंकि देखिए वेसल के अंदर जो 5 गैलन की बकेट थी और उसके अंदर जब आग लग गई थी तो वो इतना फ्यूल नहीं था कि उस आग को सस्टेन करके रखता, और उसकी वजह से आग लगती चली जाती और पूरी वेसल के अंदर चली जाती। जब आग लगी है और बढ़ी है उस हीट गन की वजह से, और रेजन में जो कि फ्लेमेबल था आग लग गई थी, तो असल चीज़ क्या थी कि जिस मटेरियल से ये वेसल बनी थी, जैसे मैंने पहले बताया था, ये एक स्पेशल करोजन रेजिस्टेंस मटेरियल था, और ये इटसेल्फ बाय नेचर जो एक फ्लेमेबल मटेरियल था, और इसकी वजह से जब ये आग लगी है तो वो मटेरियल भी ज़्यादा उसको रेजिस्ट नहीं कर सका और उस मटेरियल को भी आग लग गई। और जो कंस्ट्रक्शन थी उसकी, उसको हम FRP कहते हैं, और ये उसकी एक वजह थी। दूसरा जो स्प्रेड ऑफ स्मोक और फ्लेम है वो भी इसी वजह से दूसरे टावर की तरफ गया कि क्रॉस सेक्शन से दोनों आपस में मिले हुए थे, और जो लोग उस तरफ काम कर रहे थे उनको बिल्कुल इस चीज़ का आइडिया नहीं था, और वो प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं ले सके, और उनको भी इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि ये कम्बस्टिबल मटेरियल जो वेसल है ये कम्बस्टिबल मटेरियल से बनी हुई है, और इस वजह से कि कभी भी आग लगेगी तो ये भी अपना रोल इसके अंदर प्ले करेगी। जो अब 6 की लेसन्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि केमिकल सेफ्टी बोर्ड जो है उसने बड़ा ज़ोर दिया इसके ऊपर कि इन 6 लेसन्स को अच्छी तरह से समझा जाए और इंडस्ट्री में जो कंपनीज़ हैं वो इसको अपने अपने एरिया में इम्प्लीमेंट करें। तो पहली चीज़ क्या है कि द यूज़ ऑफ हीट गन और अदर हीटिंग टूल्स जो हैं वो फ्लेमेबल और कम्बस्टिबल मटेरियल को इग्नाइट कर सकते हैं, और ये हॉट वर्क की एक फॉर्म है, और कंपनी की जो हॉट वर्क पॉलिसीज़ हैं या ट्रेनिंग्स हैं वो उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हीटिंग टूल्स कौन से हैं, और ये हीटिंग टूल्स या हीट गन्स जो हैं ये एक हॉट वर्क का हिस्सा है, और अगर आप इनको यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपको एक हॉट वर्क परमिट की ज़रूरत है, और जो कॉमन फ्लेम या स्पार्क इंड्यूसिंग हॉट वर्क एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में भी अपने प्रोसीजर में बड़ा अच्छा सा वेल डिफाइंड होना चाहिए, ताकि एम्प्लॉयज़ कंपनी के उनको भी समझ में आए कि हॉट वर्क क्या है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को हम हॉट वर्क कहते हैं, किन किन एक्टिविटीज़ की वजह से आग लग सकती है, और इसी तरह से वही तमाम इन्फॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्टर को भी दी जाए ताकि कॉन्ट्रैक्टर भी अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करे और इस तरह का काम ना करे जैसा यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्टर कंपनी ने किया। दूसरा, कंपनीज और वर्कर जो हैं उनको वो कहना चाहिए टर्मिनेट कर देनी चाहिए कन्फाइंड स्पेस एंट्री को जब भी कोई नया हैजर्ड उसके अंदर आता है, और जो भी ऑथोराइज बंदा है जो जिसने कन्फाइंड स्पेस एंट्री का परमिट इशू किया है या वहाँ पर एज अ सुपरवाइज़र काम कर रहा है, और वो उसको देखना चाहिए कि उसको इस तरह का कोई भी हैजर्ड किसी भी शख्स को अंदर लेकर जाने की परमिशन नहीं देनी चाहिए, और अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो फ़ौरन से कन्फाइंड स्पेस की एंट्री को रोक दे ताकि मज़ीद किसी भी हादसे का शिकार ना हो। तीसरा क्या है कि कंपनीज़ जो हैं उनको इंश्योर करना है कि प्री एग्जिस्टिंग हैजर्ड जो कन्फाइंड स्पेस के अंदर हैं उनको इवेल्यूएट करें वर्कर्स के अंदर जाने से पहले, ताकि काम शुरू करने से पहले उनको पता हो कि अंदर जिस एरिया में हमने काम करना है उस एरिया में कौन कौन से ख़तरात हैं। फिर जो आप काम कर रहे होते हो, एक तो देखें कन्फाइंड स्पेस के अपने ख़तरात कि कन्फाइंड स्पेस में आप काम कर रहे हैं, बहुत सारे हैजर्ड्स हैं उसके, फिर आप जो जॉब परफॉर्म कर रहे हैं उससे भी मज़ीद ख़तरात क्रिएट हो सकते हैं। तो आपको इन दोनों चीज़ों को अच्छे से इंश्योर करना है, और ये सारी चीज़ें आप ट्रेनिंग के दौरान में अपने एम्प्लॉयज़ को बता सकते हैं। लेकिन अगर आप इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज कर देंगे और आप कहना चाहिए वर्क एक्टिविटीज़ में इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे कन्फाइंड स्पेस में, तो हादसा होने का डर है। तो इस चीज़ को हमने अच्छे से देखना है। चौथी चीज़ क्या है कि फ्लेमेबल मटेरियल जो भी यूज़ होता है कन्फाइंड स्पेस के अंदर, कंपनीज़ को इंश्योर करना है कि इमरजेंसी रिस्पांस के जो पर्सनल्स हैं इनको इन्वॉल्व किया जाए प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ में, अच्छी सी उनके साथ प्लानिंग की जाए, कोऑर्डिनेशन की जाए और उनको इन्वॉल्व किया जाए ताकि ये फ्लेमेबल कम्बस्टिबल मटेरियल जो कन्फाइंड स्पेस में यूज़ हो रहा है उनको इसके बारे में पता भी हो, कितना है, कितना लिमिट के साथ यूज़ कर सकते हैं, और खुदा ना खास्ता कोई इंसिडेंट हो जाता है, आग लग जाती है, तो प्रॉपर पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स या जो भी रेलेवेंट मटेरियल आपके पास है उस आग को एक्सटिंग्विश करने के लिए वो हो, आपको इमीडिएटली लोगों को वहाँ से आप इवैक्यूएट करवा सकें, गैस टेस्टिंग प्रॉपरली कंटिन्यूसली वहाँ पर होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इसको भी हमने इंश्योर करना है।
फिर कंपनी ने ये भी इंश्योर करना है कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स पर्सनल जो हैं वो डायरेक्टली आउटसाइड द कन्फाइंड स्पेस जो है वहाँ पे मौजूद रहें जहाँ पे भी कोई फ्लेमेबल मटेरियल मौजूद है। इसी तरह से कंपनी को ज़रूर इंश्योर करना चाहिए कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स पर्सनल जो हैं वो प्रॉपर्ली ट्रेन है, प्रॉपर्ली इक्विप्ड हैं, जो भी इक्विपमेंट उनको चाहिए उस इमरजेंसी को डील करने के लिए जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। अगर उस जगह पे कोई हादसा हो जाता है और कोई भी इमरजेंसी क्रिएट होती है तो उसको डील करने के लिए उनके पास प्रॉपर्ली टूल्स और इक्विपमेंट होने चाहिए ताकि वो फ़ौरन से वहाँ से लोगों को पहले रिस्पॉन्स में आग की सूरत में फ़ौरन से रेस्क्यू कर सकें। इसी तरह से कंपनियों को डेवलप करना है कि अपना और इम्प्लीमेंट करना है, फॉर्मलाइज करना है कम्प्रिहेंसिव साइमल्टेनियस ऑपरेशन का प्रोग्राम, और लोगों को बताना है, इसके बारे में आगाही देनी है कि साइमल्टेनियस ऑपरेशन होता क्या है, साइमल्टेनियस ऑपरेशन के ख़तरात क्या हैं। ज़ाहिर बात है किसी भी एक जगह पे जब दो अलग तरह की कंपनियां काम कर रही हैं, उनकी आपस में हार्मनी नहीं है, उनको प्रॉपर्ली वर्क के प्रोसीजर का नहीं पता कि हम क्या काम परफॉर्म कर रहे हैं, दूसरी जो टीम यहाँ पे करीबी एरिया में काम कर रही है वो क्या काम कर रही है, उनके काम में क्या ख़तरात हैं, हमारे काम में क्या ख़तरात हैं, किस तरह से हम तो अपना काम अच्छा कर रहे हैं लेकिन हो सकता है कि उनके काम करने का तरीका सही नहीं है, तो उसकी वजह से हम भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। तो जब भी ऐसी कोई साइमल्टेनियस वर्क की एक्टिविटी हो रही हो तो उसको इन साइमॉप्स एक्टिविटीज़ को हम अच्छे से समझें, अपने लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन दें, उनकी ट्रेनिंग करवाएं, फिर हैज़र्ड्स को रिव्यू करें, इसके बाद कम्युनिकेशन को बड़े अच्छे तरीके पे इस्टेब्लिश करें कि हमने किस तरह से कम्युनिकेशन करनी है, अपने एम्प्लॉयज़ को, कॉन्ट्रैक्टर्स को हम सेव करें उन हैज़र्ड से जो कि उस एरिया के अंदर मौजूद हैं। और लास्ट नॉट द लीस्ट वेसल्स और पाइपिंग जो कि फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक से बनी होती हैं, जो ये मटेरियल जो है ये कम्बस्टेबल है, और कंपनीज़ को एडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी कि कहना चाहिए एंड कंट्रोल हैज़र्ड्स व्हेन परफॉर्मिंग हैज़र्डस वर्क इनसाइड अ कन्फाइंड स्पेस कंस्ट्रक्टेड ऑफ कम्बस्टेबल मटेरियल सच एज FRP। और इस तरह की कोई भी कन्फाइंड स्पेस जो कि FRP मटेरियल से बनी है और उसके अंदर आप कोई काम करने जा रहे हैं और जिसके अंदर कोई हैज़र्ड इन्वॉल्व है, तो उसके लिए आपको एक अच्छा प्लान बनाना पड़ेगा, अच्छे से उस तमाम चीज़ों को रिव्यू करना पड़ेगा ताकि आप अपने एरिया में या उस स्पेशल एरिया में हादसे को होने से रोक सकें। आप लोगों की आसानी के लिए इसकी जो पूरी एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ में जो CSB की वीडियो है वो भी आपके साथ इसका लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आप वीडियो भी देखें और डिटेल में इस इन्वेस्टिगेशन को गो थ्रू करें, अपने स्टाफ तक, अपने स्पेशली अपने कॉन्ट्रैक्टर तक इस चीज़ को पहुँचाइए ताकि उनको भी अच्छी तरह से पता चले, ना सिर्फ ये कि कन्फाइंड स्पेस में काम किस तरह से करना है, साइमल्टेनियस ऑपरेशंस का उनको पता चलेगा, हॉट वर्क की सेफ्टी का पता चलेगा, हॉट वर्क को वो अंडरस्टैंड करेंगे कि हॉट वर्क का मतलब क्या है, कौन कौन से टूल्स और इक्विपमेंट अगर वो यूज़ करेंगे तो वो हॉट वर्क के ज़ुमरे में आते हैं। तो ये तमाम चीज़ें अच्छे से आप उनको जब देंगे, उनकी भी ट्रेनिंग इन्हांस होगी, आपके अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ट्रेनिंग भी इन्हांस होगी, और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हम किसी भी इंजरी को होने से रोक सकेंगे, क्योंकि हम बार बार यही आपसे कह रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि हर इंजरी प्रिवेंटेबल है। हमने थोड़ा सा अच्छे से वर्कआउट करना है और उसको प्रॉपर्ली प्लान करके प्रॉपर PPEs के साथ, अच्छे प्रोसीजर के साथ काम करेंगे तो ये तमाम चीज़ों को हम कंट्रोल कर लेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।